हेलो। कैसे हो मेरे चाहने वालों। आ चुके हैं हम यूनिट 3 टेक्निकल कम्युनिकेशन की वीडियो लेकर। ठीक है। ये जो यार यूनिट है इसमें 3 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है। एक है थीसिस, दूसरा है प्रपोजल और तीसरा है एलिमेंट ऑफ स्पीच डिलीवरी। ठीक है। बस ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, 7 मार्क्स में AKTU के अंदर आते हैं। तो जो भी बीटेक सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं AKTU के, वो इस लेक्चर को देख सकते हैं। मैं 20-25 मिनट में पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। ठीक है। तो लास्ट टाइम अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे एग्ज़ाम से एक दिन पहले तो देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, सबसे पहला टॉपिक आ जाता है थीसिस। थीसिस क्या होता है यार? थीसिस का मतलब होता है बेसिकली शोध। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा। ठीक है। शोध का मतलब रिसर्च करनी है, हमें कोई डिटेल में रिसर्च करनी है किसी टॉपिक के ऊपर। अब ये वर्ड कहाँ से आया देखते हैं। ड्राइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक कंपोजिशन ओई ओई ओइक। ठीक है, इसे ओई ओइक पढ़ता हूँ मैं, यही है शायद ये। तो एक ग्रीक वर्ड ओई ओइक से आया है। इसका मतलब क्या होता है? समथिंग टू पुट फोर्थ। ठीक है, यानी किसी चीज़ को सामने लेकर आना, यानी कोई जो टॉपिक था उसे डिटेल में सामने लेकर आना थीसिस है। ठीक है। अब देखो क्या है, ये एक लेंदी डिटेल एनालिसिस है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर आपने रिसर्च की और अपना डेटा पेश किया। ठीक है, यही थीसिस के अंदर रहता है। इसका पर्पस क्या है भाई? रिसर्च करना, इन्वेस्टिगेट करना, नई डायमेंशन ऑन द टॉपिक। यानी टॉपिक के ऊपर जो पहले से रिसर्च हो चुकी है उससे एक्स्ट्रा आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, उस पर और डिटेल रिसर्च आप कर सकते हैं थीसिस के अंदर। तो ये तो होती है थीसिस। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जैसा कि मैंने अभी बताया, हम न्यू डायमेंशन अनलॉक करेंगे इसमें। ठीक है, हम डिटेल में रिसर्च को लेके जाएंगे, रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। ये क्या करती है? ये आर्गुमेंट एनालिसिस फॉर्म करती है किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर और डिस्कशन करती है। यानी जो प्रॉब्लम पहले थी जिसके ऊपर कुछ रिसर्च हो चुकी थी उसके ऊपर और डिटेल्ड में एक आर्गुमेंटेड एनालिसिस प्रस्तुत करेगी। ठीक है। इम्प्रूव करेगी राइटिंग स्किल्स को, यानी जो बंदा लिख रहा होगा उसकी राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव होंगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है। अगला क्या होगा इसमें देखो, ये लॉजिकल थिंकिंग, जो भी बंदा लिखेगा उसकी लॉजिकल थिंकिंग ऑब्वियसली इंप्रूव होगी। उसकी एनालिटिकल पावर बढ़ेगी, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और उसका इनोवेशन जो है बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो इसकी इंपॉर्टेंस थी यार। अब देखते हैं आगे एक अच्छी थीसिस के फीचर्स क्या होंगे, यानी हम कब कह सकते हैं कि भाई हमारी थीसिस बहुत ही शानदार है। देखो, एक थीसिस का टाइटल हमेशा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, कि हमें उसका नाम पढ़ते ही हमें पता लग जाए कि अच्छा ये थीसिस इस बारे में है। इसके बाद सेम चीज़ ये अलग हुआ कि टाइटल मेन आइडिया को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। जो टाइटल है उसे देखने के बाद पता लग जाए कि इस पूरी थीसिस का आइडिया क्या है। डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, क्रिस्प होनी चाहिए और कॉम्प्री हालांकि थीसिस बहुत बड़ी होती है लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है कि बहुत ही डिस्क्रिप्टिव, क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिबल हो। यानी कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब यानी हम समझ पाएँ उसे बहुत आराम से। और क्रिस्प होनी चाहिए यानी अच्छा कंटेंट उसमें हमें लिखना है। ठीक है, और क्या नहीं करना है, हमें अनवांटेड, इररिलेवेंट, अननेसेसरी इस टाइप की डिटेल हमें छोड़ देनी है। ठीक है। एम क्या है हमारा थीसिस से? कि भाई रीडर की अटेंशन को हमें ग्रैब करना है और उसके अंदर क्यूरोसिटी जगानी है हमें उस टॉपिक को लेकर। अब देखो, एक स्ट्रक्चर इसका हम देखते हैं, एक छोटा सा यहाँ ट्रिक है। ठीक है, मेरे को मेरे टीचर ने बताई थी। ट्रिक क्या है? T+C=YSO। टी का मतलब है टॉपिक, सी का मतलब है क्लेम, YSO का अंदर चीज़ें आ जाती हैं कि भाई क्यों, कैसे, क्या। ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम किसी थीसिस के अंदर? उसका टॉपिक। उसके बाद उस पर क्लेम क्या क्या हो रखे हैं, यानी उसके बारे में क्या बातें पहले हो चुकी हैं और क्या बातें हम करने वाले हैं। उसके बाद हमने क्या रिजल्ट निकाले, क्या फाइंडिंग्स निकाली और हमारा थीसिस को लेकर कंक्लूजन क्या निकला। ये होता है बस थीसिस का बेसिक स्ट्रक्चर। अगर आपको आगे कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये T+C=Y ध्यान रख लो। ठीक है। अब देखो, इसका थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले थीसिस के अंदर हम लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो मेन आइडिया है थीसिस का। उसके बाद उसका इंट्रो क्या है, लिटरेचर रिव्यू, यानी पहले जो लिटरेचर लोगों ने लिख रखे हैं उस थीसिस के अराउंड और जो आप लिखने वाले हो उसके बारे में बात। मेथडोलॉजी, आप क्या मेथड यूज़ करने वाले हो, आपके रिजल्ट जो होंगे उन्हें आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप डिस्कस करोगे कि हमारे रिजल्ट कैसे आए, क्यों आए, और उसके बाद लास्ट कंक्लूजन आप दोगे। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब आइडिया। तो आइडिया में क्या आएगा? ओवरव्यू आएगा थीसिस का, कि भाई है क्या थीसिस तुम्हारी, किस सब्जेक्ट के अराउंड है। और ये छोटा होगा, 100 से 150 वर्ड का होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि आइडिया ही है बस, तो इससे बड़ा क्या ही होगा। उसके बाद हमें मेन कंटेंट को बताना है कि भाई हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, इससे रीडर जो है वो उसकी क्यूरोसिटी जग जाए और वो इंटरेस्टेड हो जाए पढ़ने में। अब देखो, थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देना है कि भाई टॉपिक तुम पढ़ क्यों रहे हो, क्या ऑब्जेक्टिव है इस टॉपिक के। ठीक है, और कैसे तुम टॉपिक को पढ़ते हो, यानी इसका मैथडोलॉजी क्या है, मेथड क्या है, और तुम क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो और कैसे पढ़ रहे हो। तो ये इंट्रोडक्शन के अंदर आता है। अब लिटरेचर रिव्यू, यानी देखो यार, जो तुम थीसिस कर रहे हो उससे पहले भी उसके ऊपर कुछ रिसर्च हो चुकी होगी। तो जो पहले रिसर्च हो चुकी है उनके बारे में तुम्हें बताया ना, जो प्रीवियस रिसर्च थी।
और उसके बाद बताना कि भाई जो प्रीवियस रिसर्च थी उसमें कमी क्या थी, तुम जो गैप फिल करने वाले हो अपने रिसर्च में। ठीक है, टिप क्या है भाई, वाइड सोर्स यूज़ करो। तुम पहले बहुत सारी रिसर्च पढ़ लो और उसके बाद उस सब्जेक्ट पर रिसर्च करो। दोनों साइड दिखानी है तुम्हें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई जो पहले रिसर्च हो रखी है वो सारी ख़राब थी। ठीक है, तुम्हें ऑनेस्ट रहना है और स्ट्रक्चर्ड रहना है। अब मैथडोलॉजी मैंने अभी बताया कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, किस मेथड को आप यूज़ कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं डेटा को, वो सारी चीज़ें मैथडोलॉजी में आ जाती हैं। जस्टिफिकेशन व्हेन यू चूज़ दैट मैथडोलॉजी, आपको ये भी बताना कि भाई आपने मेथड चूज़ क्यों करा। ठीक है, और उसके बाद आपकी डिज़ाइन, आपकी रिसर्च मेथड, सबके बारे में आपको बताना है कि आपने कैसे यूज़ किया और क्यों यूज़ किया। फिर आपका रिजल्ट क्या है कि भाई व्हाट यू फाउंड आउट, आपको क्या मिला इस पूरी थीसिस को, इस पूरी रिसर्च को लिखने के बाद। अपने रिजल्ट को विजुलाइज करना है टेबल और ग्राफ के थ्रू, क्योंकि बहुत ही अगर आप थोड़ी बड़ी थीसिस लिखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, आपका डेटा काफ़ी बड़ा होगा। तो अगर टेबल और ग्राफ के थ्रू आप दिखाएंगे अपने रिजल्ट को तो समझना बहुत ईजी होगा। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम अपने रिजल्ट के ऊपर कि हमारा जो रिजल्ट था वो कैसे आया, क्यों आया। ठीक है, अपनी खुद की एनालिसिस हम बताएंगे, अपने इंटरप्रिटेशन बताएंगे। ठीक है, अपने डेटा की जो हमने उसमें गैदर किया है। उसके बाद हम पॉइंट आउट करेंगे भाई हमारी स्टडी की लिमिटेशन क्या है, हम कहाँ फेल हो गए और उससे आगे हम भी नहीं जा पा रहे हैं। और ये भी बताना है कि प्रीवियस जो रिसर्च हो रखी थी उस टॉपिक के अराउंड, उसकी क्या लिमिटेशंस थी और हमने क्या क्या एक्स्ट्रा काम किया इस चीज़ के ऊपर। कंक्लूजन बताना है कि भाई तुमने क्या किया, हाईलाइट करने हैं अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव, जो भी तुमने ऑब्जेक्टिव अचीव करे हैं इस रिसर्च के दौरान उन्हें हाईलाइट करना है सबसे ज़्यादा। चेक करना है कि भाई क्या तुमने जितने भी रिसर्च से पहले तुम्हारे क्वेश्चन थे या हाइपोथेसिस थी उन सबको अच्छे से इंक्लूड कर लिया, उनके आंसर दे दिए, कुछ छूटा तो नहीं है। तुमने क्या किया, व्हाट यू डिड, व्हाट रिजल्ट यू गॉट, आपको क्या रिजल्ट मिले, एंड व्हाट यू लर्न, और क्या आप सीखे इस थीसिस से। ठीक है, ये है। देखो एक टॉपिक कवर्ड हो गया थीसिस में, बस इतना ही है। क्या पढ़ा हमने थीसिस में, फिर से बता रहा हूँ। थीसिस क्या होती है, ठीक है, थीसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके फीचर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ा, थीसिस टॉपिक खत्म हो गया। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग वगैरह कुछ छोटे मोटे टॉपिक हैं, इन्हें छोड़ो, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रपोजल। प्रपोजल क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है किसी को प्रपोजल भेजना, आपने सुना होगा ये वर्ड। ठीक है, प्रपोजल क्या होता है, एक तरह का ऑफर होता है जो फर्स्ट पार्टी मेड करती है, यानी एक फर्स्ट पार्टी की तरफ से दिया हुआ और ऑफर होता है। किसे देते हैं भाई, वो सेकंड और थर्ड पार्टी को। और उस ऑफर में होता क्या है, अपनी सर्विस को लेकर, अपने प्रोडक्ट सेल करने को लेकर। यानी जब कोई भी बंदा या जब कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल एक ऑफ़र देता है किसी भी सेकंड या थर्ड पार्टी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो वो क्या कहा जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रपोजल। ठीक है, ये है। अब प्रपोजल इसका मतलब क्या होगा, प्रपोजल एक तरह का प्लान है, एक तरह की स्कीम है। ठीक है, जो हम सामने वाली पार्टी को ऑफ़र करेंगे कि भाई ये हमारा प्रपोजल है, ये हमारा आइडिया है। अच्छा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से प्रपोजल क्या होता है, एक तरह की फॉर्मल सजेशन है या एक तरह का प्लान है किसी भी सजेशन को मेक करने का। यानी अगर आपके पास कोई अच्छा सजेशन है किसी कंपनी के लिए या किसी भी कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, तो उसके लिए आप एक फॉर्मल सजेशन भेजते हैं, उसे ही हम प्रपोजल बोलते हैं। प्रपोजल क्या है, एक परसुएसिव प्रेजेंटेशन है। परसुएसिव का मतलब अ, ऐसी चीज़ जिससे हम सामने वाले को राज़ी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी बात मनवा सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन हमें लिखनी पड़ेगी और जिसकी कोई वैल्यू हो यार। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी लिख के भेज दिया। तो हमारी जो प्रेजेंटेशन है, ठीक है, या हमारा जो प्रपोजल है, परसुएसिव होना चाहिए, सामने वाला उस बात को समझ जाए और मान जाए। ठीक है, एक अच्छी प्रपोजल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, परसुएसिव मैनर होना चाहिए। ठीक है, सामने वाले को राज़ी करना है हमें, तो पहली चीज़। उसके बाद लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, प्रिसाइज लैंग्वेज होनी चाहिए और ऑर्गेनाइज फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, अट्रैक्टिव होनी चाहिए आपकी प्रपोजल और नीटली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, यानी बहुत सीधे तरीके से आपने बनाई हो। ठीक है, कोई उसमें काटा पीटी ना हो। ठीक है, बात क्लियर हो तो एकदम कन्विंसिंग होनी चाहिए, सामने वाला कन्विंस्ड हो जाए। अभी बताया था मैंने, परसुएसिव और कन्विंसिंग सेम मतलब है। ठीक है, अटेंशन अट्रैक्ट कर ले, जिस बंदे को, जिस थर्ड पार्टी को, जिस कंपनी को आप अपना प्रपोजल भेज रहे हैं वो अट्रैक्ट हो जाए आपके प्रपोजल को देखकर। ठीक है, इतना शानदार आपको प्रपोजल लिखना है। अपने बेनिफिट्स भी बताने हैं कि भैया आपने जो प्रपोजल भेजा है उसका कोई फ़ायदा भी है या नहीं है। ठीक है, आप जो भेज रहे हैं उससे फ़ायदा क्या है कंपनी के लिए, तभी वो आपकी बात मान सकते हैं। तो ये सारे गुड प्रपोजल की कैरेक्टरिस्टिक थी। अब देखते हैं भाई इंपॉर्टेंस क्या है प्रपोजल की, क्या फ़ायदा है इसका। इससे आप सेल कर सकते हैं किसी प्रॉपर्टी को, किसी प्रॉपर्टी को ख़रीद भी सकते हैं बाय द वे।
कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बिल्डिंग, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मान के चलो एग्जांपल लेके चलते हैं और उसी एग्जांपल से हम पूरा ये प्रपोजल का कॉन्सेप्ट समझेंगे। मान के चलो आपके गांव में या आपके घर के पास में कोई खाली साइट पड़ी हुई है, ठीक है, और वो जगह बहुत बहुत टाइम से खाली है वो, और आपके दिमाग में क्या प्लान आया कि यार यहाँ पे एक कमर्शियल बिल्डिंग बनवा लेते हैं और उससे फिर पैसा जनरेट करेंगे, काफ़ी सारा पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में आइडिया आया। तो अब क्या करोगे आप, जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई है, उसे क्या भेजोगे, एक प्रपोजल भेजोगे कि भाई मेरे पास ये आइडिया है, इस आइडिया में ऐसा ऐसा करने वाला हूँ, मैंने इन लोगों से बात कर ली है और ये मेरा प्रपोजल है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब ये बात अपने दिमाग में रखना, उसके बाद अब ये आगे का सब समझ में आएगा। इंपॉर्टेंस क्या है देखो, प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, टेक्निकल परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। अच्छा, मान के चलो कोई कंपनी है, उसके अंदर कोई इशू चल रहा है, आपने देखा, आपने एक प्रपोजल भेजा कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ऐसा इशू चल रहा है, मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, टेक्निकल परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, हेल्प होगी इससे ऑर्गेनाइजेशन की विन द फाइनेंशियल रिटर्न्स, ठीक है। वो अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे अगर आप उनकी हेल्प कर दोगे, ठीक है। तो उनका फाइनेंशियल रिटर्न भी बढ़ेगा अगर आप एक अच्छा प्रपोजल उन्हें देते हो, और आपका भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी आपको पैसा देगी। कौन कौन से प्रपोजल होते हैं, काइंड ऑफ प्रपोजल, पहला होता है सॉलिसिटेड और दूसरा होता है अनसॉलिसिटेड। सॉलिसिटेड का मतलब देखो नाम से ही सॉलिसिटेड पता लग रहा है कि अकेला, अनसॉलिसिटेड का मतलब अकेला नहीं, कोई और ज़्यादा है। सॉलिसिटेड प्रपोजल क्या होता है, ये इंडिविजुअल इनवाइट करता है, यानी कोई अकेला बनता है, मान के चलो मैं हूँ, मैंने कोई ऐड देखा और मुझे लगा कि यार ये मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ इन लोगों की, तो मैंने उन लोगों के मैसेज कर दिया, उन्हें प्रपोजल भेज दिया, ठीक है। तो यानी इनवाइटेड बाई सम इंडिविजुअल बॉडी और पार्टी, ठीक है, यानी एक अकेला बंदा भी इस प्रपोजल को भेज सकता है इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट है उसके रिस्पॉन्स में। यानी ऑब्वियसली मान के चलो तुम बैठे यूट्यूब चला रहे हो, तुमने कोई ऐड देखा कि यार यहाँ आओ, यहाँ हेल्प की ज़रूरत है, तुमने अपना आइडिया जनरेट करा और उसे प्रपोजल के थ्रू या एज ए प्रपोजल भेज दिया कंपनी को लेकर, ठीक है। तो ये था एक तरह का सॉलिसिटेड प्रपोजल। अनसॉलिसिटेड क्या होगा, मान के चलो आप और आपके 4 दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है, और कोई आइडिया नया जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैं, ये किसी नए आइडिया के ऊपर थिंक करते हैं, नई फैसिलिटी के ऊपर थिंक करते हैं और फिर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। मान के चलो आप और आपके दोस्त हैं, उन्होंने कोई अच्छा आइडिया बनाया, मान के चलो इसी आइडिया को समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट जो थी, इस कंस्ट्रक्शन साइट पे हमें कोई अच्छी बिल्डिंग बनानी है और वहाँ से पैसा कमाना है। तो ये आइडिया जनरेट हो गया आपने, और अब आपने प्रपोजल भेज दिया, ठीक है। तो ये होता है अनसॉलिसिटेड, यानी बेसिकली यहाँ एक से ज़्यादा लोग होंगे और मिलकर कोई भी आइडिया को जनरेट करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा प्रपोजल का, सबसे पहले इसमें फ्रंट मैटर होगा। फ्रंट मैटर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, कवर पेज, टाइटल पेज, इन्हें भी बताऊंगा अभी। दूसरा क्या होगा, फ्रंट मैटर के बाद भाई टेक्निकल सेक्शन क्या होगा, यानी जो भी टेक्निकलिटी की चीज़ें होंगी वो हम उसे समझाएंगे, वो इस सेक्शन के अंदर आएगी। मैनेजरियल सेक्शन क्या होगा, जिसके अंदर हमें चीज़ों को मैनेज कैसे करना है वो बताएंगे। फाइनेंशियल सेक्शन क्या होगा कि भाई जो हम प्रपोजल भेज रहे हैं तुम्हारे लिए, उसमें तुम्हारा खर्चा कितना आएगा। कंपनी को मैंने बताया कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि भाई पैसा कितना खर्च होगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, या अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम है तो उसमें कितना पैसा खर्च होगा। तो ये फाइनेंशियल सेक्शन के अंदर आ जाता है। फ्रंट मैटर को अच्छे से पढ़ते हैं। फ्रंट मैटर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी। फ्रंट मैटर के अंदर बेसिक जो इंट्रो होगा, सबसे पहले कवर पेज होगा। कवर पेज के अंदर क्या होगा, ये एक वाइट कलर का पेज होगा जिसके अंदर तुम्हारा नाम, बेसिकली जो राइटर है, जो लिख रहा है प्रपोजल, उसका नाम होगा, ठीक है। टाइटल होगा रिपोर्ट का, जो भी रिपोर्ट आप, जो भी प्रपोजल आप लिख रहे हो, इसकी डेट होगी, आप किस डेट को लिख रहे हो, और नेम होगा अथॉरिटी का, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें। टाइटल पेज में क्या होगा, टाइटल पेज कवर पेज के बाद में आ जाएगा। इसके अंदर प्रपोजल होगा, उसका टाइटल होगा। रिपोर्ट राइटर, फिर से सेम चीज़ आ गई, उसका टाइटल होगा, डेट होगी और प्रोजेक्ट नंबर होगा। कोई प्रोजेक्ट नंबर आप डिसाइड कर सकते हो, या अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट नंबर है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट नंबर भी टाइटल पेज के अंदर लिखा जाएगा। एक्नॉलेजमेंट का मतलब आपने कुछ लोगों से बात भी करी होगी, ऐसा थोड़ी कि आपने भाई ऐसे ही बैठे बैठे आइडिया बना लिया। कोई ऐसे लोग जिन लोगों को इस फील्ड के बारे में अच्छे से पता है, उनसे आपने बात भी करी होगी, तो उनके पास जाके अगर आपने कोई नॉलेज गेन की है, कहीं से असिस्टेंस ली है, तो आप उन लोगों के नाम भी लिख सकते हो कि भाई जिस बंदे से आपने असिस्टेंस ली, मान के चलो यार मैंने वो कंस्ट्रक्शन साइट बनाने के लिए किसी सिविल इंजीनियर से जाके पूछा, तो मैं उसका नाम यहाँ इंक्लूड करूँगा। किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से जाके पूछा तो उसका नाम यहाँ इंक्लूड करूँगा। उनकी डेजिग्नेशन क्या है, भाई वो किस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं बताऊँगा कि यार मैंने जिससे बात करी वो एक सिविल इंजीनियर था, 5 साल का एक्सपीरियंस था उसके पास। इंस्टीट्यूशन से किस इंस्टीट्यूशन से वो पढ़े हुए हैं, किस चीज़ से वो एसोसिएटेड हैं, उन सब के बारे में बताना है, ठीक है। बेसिकली जिनसे आपने एसोसिएशन लिया है उनके बारे में बताना है,
टेबल ऑफ कंटेंट क्या होगी, जो भी कंटेंट है यानी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी हेडिंग्स यूज़ होंगी, जो भी सब हेडिंग्स यूज़ होंगी, यानी बेसिक जितना माल मसाला होगा वो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर लिखा जाएगा। समरी जो भी होगी उस पूरे प्रपोजल की, उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा, उसका जो पूरा प्रोसीजर होगा कि हम किस तरह से काम करेंगे, आउटकम होगा उस प्रपोजल का, वो सब हमें समरी के अंदर लिखना है। उसके बाद आ जाते हैं भाई टेक्निकल सेक्शन। इसके अंदर टेक्निकल बातें होंगी कि भाई आपके यहाँ जो ज़मीन है उसकी चौड़ाई लंबाई इतनी है, उसके अंदर इतना मटेरियल लग सकता है, ठीक है, या आपकी कंपनी के अंदर जो प्रॉब्लम है उसमें ये टेक्निकल इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो वो टेक्निकल सेक्शन के अंदर आ जाता है। इसके अंदर हम क्या बताएंगे कि भाई क्या काम तुम्हारा पहले हो चुका है, क्या काम तुम्हारा बचा है, और बेसिकली यह मेथड हम बताएंगे कि भाई क्या टेक्निकल मेथड यूज़ होंगे, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है किसी भी प्रपोजल के अंदर। अगला क्या है देखो, मैनेजरियल सेक्शन क्या होता है, यानी पूरे काम को मैनेज कैसे करा जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन देगा किन चीज़ों के बारे में, जो फैसिलिटी पहले से एग्जिस्ट करनी है जैसे मैनेज हो रही हैं वो क्या है, ठीक है, और ज़रूरी फैसिलिटी क्या है, यानी पहले क्या फैसिलिटी थी और तुम क्या फैसिलिटी देना चाहते हो, ठीक है, तुम्हारे कंसर्न एरिया क्या है, यानी तुम कहाँ चिंतित हो भाई उनकी बातों को लेके कि यार तुम्हारा ये सब गड़बड़ चल रहा है, तुम अपना क्या सजेशन देना चाह रहे हो। अपनी एकेडमिक क्वालिटीज़ भी लिखोगे कि तुम कहाँ तक पढ़े लिखे हो। उसके बाद अपना प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन और अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ पर इंक्लूड करोगे, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्शन की बात आ जाती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें आप बताओगे कि भाई पूरे ये जो प्रपोजल आपने दिया है इसके अंदर खर्चा कितना आने वाला है, जो मटेरियल है उसका कॉस्ट कितना होगा, ठीक है। मान के चलो आप वो जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने वाले हो उसके अंदर कुछ 5 लाख रुपए लग रहे हैं। अब देखो ये तो हो गया मटेरियल का कॉस्ट, ठीक है, 5 लाख का सीमेंट आ गया मान लो, ठीक है, और भी बाकी चीज़ें आ गई। वेजेस क्या होंगे, वेजेस का मतलब जो जो आप अपनी मजदूरी ले रहे हो या वहाँ भी और जो लोग काम करेंगे वो अपना पैसा लेंगे, वो आपको बताना पड़ेगा। और भी अलग अलग तरह के जो खर्चे होंगे, जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, और जितने भी ये सारे खर्चे हैं उन सबको भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो मोटे मोटे खर्चे हो गए, उसके अलावा भी बहुत मिसलिनियस खर्चे होते हैं, सब आपको यहाँ पे बताने पड़ेंगे, ठीक है। ये यार प्रपोजल का फॉर्मेट है, इसका स्क्रीनशॉट मारो, ये मैं समझा नहीं रहा हूँ, बहुत ईजी है, ठीक है। देखो और क्या क्या है, अब अगर आप इतना समझ गए तो बस ये चीज़ें सेम आपको रिपीट कर देनी है। आपको समरी लिखनी है, समरी के अंदर आप सब ये जो मैंने पिछला स्क्रीनशॉट आपको बताया था उसी के हिसाब से उसकी समरी, उसमें जो नेम यूज़ हुआ था उसको लिख देना है, इसमें जो एड्रेस यूज़ हुआ था उसे लिखना है, इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है, टाइम कितना, अच्छा ये देख लो, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कमेंसमेंट ऑफ वर्क। कमेंसमेंट का मतलब जब से काम स्टार्ट होगा उसके बाद इस काम को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। मान के चलो जुलाई से बिल्डिंग बनना स्टार्ट होगी तो जुलाई के बाद मैं बोल देता हूँ कि 2 मंथ लगेंगे, ठीक है। तो अगस्त और सितंबर में हमारी बिल्डिंग बन जाएगी, ठीक है। कमेंसमेंट का मतलब जो काम स्टार्ट होगा उसके बाद से कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। ड्यूरेशन इसमें और चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है, और पैसे की, यानी जितनी भी चीज़ें हमने पीछे पढ़ी थी उन्हें ही हमें यहाँ पर लिख देना है। कॉस्ट का एस्टिमेट सेम वही चीज़ें हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं। स्पीच डिलीवरी के एलिमेंट क्या होते हैं, 3 एलिमेंट होते हैं, पॉइज, पैसन और इलिस्ट्रेशन, ठीक है। पॉइज क्या होता है, पॉइज का मतलब होता है मैनर, ठीक है, मैं तुम्हें यही बता देता हूँ। पॉइज का मतलब होता है बातचीत करने का तरीका। पैसन का मतलब होता है बातचीत बातचीत करने की विल पावर, कि आप भाई कितने मन से बात कर रहे हैं। इलिस्ट्रेशन का मतलब होता है बातचीत करते टाइम देने वाले एग्जाम्पल, ठीक है। अब समझो यार इन चीज़ों को। पॉइज का मतलब क्या होता है, एक मैनर्ड सोफिस्टिकेटेड पोलाइट तरीका, ठीक है, किसी भी बात को कहने का। अगर आप बात को बहुत ही प्यार से समझा पा रहे हैं, बहुत ही मैनर्ड वे में समझा पा रहे हैं, तो यानी आपका जो पॉइज एलिमेंट है स्पीच डिलीवरी का वो बहुत शानदार है, ठीक है। अब इसके रोल क्या होंगे, वैसे तो आप समझ ही गए होगे यार, आप इसके रोल खुद से बना के लिख सकते हो, लेकिन इस पॉइज के रोल क्या होंगे। पॉइज्ड स्पीकर कैन ईजिली अट्रैक्ट द अटेंशन, यानी एक स्पीकर जो पॉइज्ड है, ठीक है, जिसके अंदर पॉइज एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या करेगा, अटेंशन ग्रैब कर सकता है, अटेंशन अट्रैक्ट कर सकता है ऑडियंस की, ठीक है, क्योंकि ऑडियंस उसे सुनेगी क्योंकि वो बहुत अच्छे से बोल रहा होगा, कन्विंसिंग होगा ऑब्वियसली। वो एग्जाम्पल के लिए विकास जब कीर्ति मान के चलो, उनका जो पॉइज एलिमेंट है स्पीच डिलीवरी का बहुत शानदार है, ठीक है। तुम उनका कोई भी लेक्चर या कुछ भी स्पीच लगा लो, तुम बस उन्हें सुनने बैठ जाओगे, क्योंकि उनका जो तरीका है बहुत ज़्यादा मैनर्ड है, बहुत ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड है, बहुत ज़्यादा पोलाइट है और सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है वो, तो मोर कन्विंसिंग होगा ऑब्वियसली। और इससे क्या होगा, मेक्स अ रिलैक्स स्पीकर एंड रिलैक्स स्पीकर इज लिसन टू मोर अटेंटिवली बाई ऑडियंस। इससे क्या होगा यार, स्पीकर बहुत ज़्यादा रिलैक्स लगेगा क्योंकि वो बहुत ही काम हो गया, बहुत मैनर्ड तरीके से बोल रहा है। और जब भाई वो जो रिलैक्स होगा तो उसकी ऑडियंस भी उसके ऊपर ट्रस्ट करेगी और उसे सुनेगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने अगला पॉइंट भी कवर कर दिया। अब भाई पॉइज तुम्हारा अपनी स्पीच के अंदर कैसे लेके आना है, ठीक है, हाउ टू कल्टिवेट पॉइज इन ए स्पीच।
प्रैक्टिस करनी है तुम्हें सबसे पहले मैनर्स और एटिकेट्स की, यानी जो जो तरीके हैं, जो सलीके हैं, ठीक है, उनकी आपको पहले से प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका वॉइस अच्छा होता जाएगा। आपको काम रहना है, ठीक है, और आपको ओपन रहना है और पेशेंस रखना है। यानी ये जो सारी चीज़ें हैं आपको बहुत स्लोली, बहुत शांति से काम लेना है, इसमें बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहना है, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना है और ऑप्टिमिस्टिक रहना है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आपको होप रखनी है, ठीक है। अच्छा, कुछ और पढ़ते हैं, ये बस थोड़ा सा ही रह गया, ये लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा। देखो, पोलाइट टैक्टिक्स का यूज़ करना है, जैसे हम बार बार सॉरी बोल सकते हैं अगर हमारी थोड़ी भी मिस्टेक होती है, ठीक है, हम थैंक्स बोल सकते हैं, एक्सक्यूज़ में, इस टाइप के वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। और यू एटीट्यूड को हमें फॉलो करना है। यू एटीट्यूड का मतलब आपके लिए, यानी ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं, ना कि हम अपने लिए, ठीक है। तो यू एटीट्यूड का यूज़ करना है। अब देखो, दूसरा आ जाता है पैसन। पैसन का मतलब भाई कितनी विल है, विल पावर कितनी है, कितने मन से हम स्पीच को बोल रहे हैं। तो देखो, इसे हम या तो क्यूरोसिटी के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, या इंटरेस्ट, या फिर विल पावर, यानी बोलने वाले का मन कितना है बोलने का, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या क्या, देखो इसकी, इससे क्या पता लगता है कि भाई पर्सन की इमोशनल एनर्जी कितनी है, उसका एंथुजियाज्म, उसका उत्साह कितना है, स्पीकर का इंटरेस्ट कितना है, ठीक है, उस टॉपिक को लेकर जिसमें वो बोल रहा है। अगर उसका इंटरेस्ट अच्छा होगा, उसकी विल पावर होगी, तो यानी वो पैसन से स्पीच बोलेगा, और पैसन से स्पीच बोलेगा तो कहीं ना कहीं उसकी स्पीच जो होगी बहुत ही अच्छी डिलीवर होगी। देखो, पैसन समवेयर कन्वेज द स्पीकर, नो वेयर फोर्स टू। देखो, पैसन जो होता है वो ये बताता है कि स्पीकर को किसी ने फोर्स नहीं किया है बोलने के लिए, बल्कि वो जो बोल रहा है वो पूरे अपने इंटरेस्ट के साथ बोल रहा है, ठीक है, ऑन हिज ओन, वो खुद ही बोल रहा है, उसे ऐसे किसी ने ज़बरदस्ती धमका के स्टेज पे नहीं भेजा है, ठीक है। अच्छा, इसका रोल क्या होगा, अब तक आप समझ ही गए यार। इसका रोल क्या होगा, अगर पैसन होगा आपकी स्पीच में तो उससे क्रिएटिविटी बढ़ेगी आपकी स्पीच की, ठीक है, आप बहुत ही शानदार स्पीच बना सकते हैं, और आप ऑन स्टेज स्पीच बना सकते हैं, ठीक है। मतलब आप वहाँ बैठे हैं और आप, अगर आपका बोलने का मन है तो आप खुद से फिर कितनी भी देर बोल सकते हैं, आपका इनोवेशन बढ़ेगा इससे, ठीक है। अगर किसी ऑडियंस में कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है तो उसके आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपका टॉपिक बोलने का मन है, आप इंटरेस्टेड हो यार टॉपिक में, ठीक है। एक पैशनेट स्पीकर जो होता है, ठीक है, वो यूज़ मल्टीपल मीडियम टू मेक हिज प्रेजेंटेशन विविड। अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसे विविड यानी कलरफुल, बहुत शानदार बनाने के लिए, और अटेंशन ग्रैबिंग बनाने के लिए काफ़ी सारे मेथड यूज़ करता है, क्योंकि उसका बेसिकली मन है उस चीज़ को करने का। कंटेंट विद ऑडियंस, कनेक्ट विद ऑडियंस ईजी, ठीक है। तो ये भी सब सिमिलर चीज़ें आप बना के लिख सकते हो। ऑब्वियसली यार, अगर उसका मन होगा तो ऑडियंस से इजीली खुद ही कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई स्पीकर अगर अच्छा बोल रहा है तो ऑडियंस भी कोऑपरेट करेगी उसके साथ, ठीक है। सिंपल चीज़ है यार। अब देखो, पैशन को लेके कैसे आना है। पैशन को लेके तब आ पाओगे जब तुम्हें टॉपिक के बारे में जानकारी होगी, और वो जानकारी तुम कहाँ से ले सकते हो, टॉपिक को रीड कर सकते हो अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग न्यूज़पेपर से, अलग अलग बुक से, मैगजीन से, जर्नल से, और यूट्यूब चैनल वगैरह। इन सब से आप पहले तो रिसर्च कर लो टॉपिक के बारे में, टॉपिक को समझ लो, तभी आपको इंटरेस्ट आ पाएगा उसके अंदर। उसके बाद आपको रिहर्स करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, बार बार बोलने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि स्पीच तो आप बोल कर ही देने वाले हो, इंटरेस्टेड रहना है बोलने में, ठीक है। और उसके बाद आप ये भी कर सकते हो कि कुछ पब्लिक स्पीकिंग इवेंट को अटेंड करो, ठीक है, आप किसी को बोलते हुए देखोगे वहाँ पर, तभी आप खुद भी बोलने के लिए इंटरेस्टेड हो पाओगे। तो ये चीज़ है। एग्जाम्पल के लिए यार ले लो यार, अगर कोई जो बंदे पैशन से बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ, उन्हें देख लो आप, वो जो बात बोलते हैं भाई पूरे मन लगा के, ठीक है, मतलब पूरे विल पावर के साथ। तो ऐसा पैशन। तो अब लास्ट आ जाते हैं इलस्ट्रेशन। ये बहुत ईजी है। इलस्ट्रेशन का मतलब अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देने में, एग्जाम्पल रिलेटेड टू योर टॉपिक। अपने टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल दे दो, कोई भी बात कर रहे हो उसमें कोई एनेक्डोट, कोई छोटी सी स्टोरी डाल दो, और एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे दो यार वहाँ पे, ठीक है। इलस्ट्रेशन का यूज़ करना है स्पीच डिलीवरी में, कैसे करना है भाई, कंटेंट को इससे होता क्या है, रोल क्या है, देखो इसका, इससे जो हमारा जो स्पीच है, ठीक है, या जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है समझने के लिए, ऑडियंस बहुत आराम से समझ सकती है, स्पीच मोर इंगेजिंग हो जाती है ऑडियंस के लिए, अगर आप अच्छे अच्छे एग्जाम्पल रखोगे। और देखो क्या होगा, ये एक तरह का सपोर्टिंग डिवाइस है आपकी स्पीच में, ठीक है, आपकी डिलीवरी में या आपके मैसेज में, एक तरह का सपोर्टिंग डिवाइस है। इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। क्या होता है, अगर आप अच्छे इलस्ट्रेशन देंगे तो जो ऑडियंस है वो समझ पाएगी कि भाई तुमने कहा क्या है। हाउ टू यूज़ इलस्ट्रेशन इन अ स्पीच डिलीवरी। अब एग्जाम्पल का यूज़ कैसे करना है, एग्जाम्पल तुम तब यूज़ कर पाओगे जब तुमने कुछ पढ़ा होगा, ठीक है, तुमने अलग अलग चीज़ें सीख रखी होंगी। तो रीड मोर एंड बी रिसर्चफुल, ठीक है, यानी ज़्यादा पढ़ो और रिसर्च करो अच्छे से, तो आप अच्छे अच्छे एग्जाम्पल कहीं से भी, आपको किसी कोई बुक आपने 1 साल पहले पढ़ी होगी तो उसका एग्जाम्पल भी आपके दिमाग में ध्यान आ जाएगा अचानक से। लोगों से बात करो, जितने ज़्यादा लोगों से बात करोगे उतना एक्सपीरियंस गेन होगा,
उतने ज़्यादा एग्जाम्पल आपको मिलते जाएंगे। तो यार ये था, इसमें 3 ही टॉपिक थे, ठीक है। फिर से बता देता हूँ कौन से बताया मैंने 3 टॉपिक। एक तो ये एलिमेंट ऑफ स्पीच डिलीवरी, इसके अंदर 3 टॉपिक थे। उससे पहले प्रपोजल बताया, उससे पहले थीसिस बताई। अगर आप ये पढ़ लेते हो 3 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब जो 3 क्वेश्चन आते हैं 7 मार्क्स के, वो यहीं से आ जाएंगे, ठीक है। एक वीडियो के अंदर अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। ईजी चैप्टर है, ठीक है, टेंशन मत लो, पढ़ो बस। धन्यवाद।